नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का राष्ट्रीय शिक्षा दीक्षा ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम अपने राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक है। आज की अपनी क्लास स्टार्ट होती है राज्य पक्षी गोडाउन से। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कर दिया गया। राजस्थान का राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी गोडाउन। राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन। अब यह आएगी कि इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? इसे दर्जा दिया गया मई 1981। गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी और इसे राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा इसे मई 1981 में दिया गया। अब आगे अपन बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? कई बार यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंग्रेजी नाम की। तो इसका अंग्रेजी नाम अंग्रेजी नाम होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके। अब आगे अपन बात करते हैं इसके क्षेत्रीय नामों के बारे में। अपन आगे बात करते हैं इसके क्षेत्रीय नामों के बारे में। अंग्रेजी नाम हो गया, अब आगे क्षेत्रीय नाम। क्षेत्रीय नाम। क्षेत्रीय नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके कई क्षेत्रीय नाम जो कि निम्न है। आइए राजस्थान का शुतुरमुर्ग। राजस्थान का शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के बारे में अपन बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है और जो कि उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, जबकि अपने राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है। ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो कि उड़ सकता है, इसलिए इसे राजस्थान का शुतुरमुर्ग कहते हैं। और इसे सारंग, उकना, शर्मिला पक्षी, सारंग, उकना, शर्मिला पक्षी, तिलोर, और सारंग। राजस्थान का शुतुरमुर्ग, सारंग, उकना, शर्मिला पक्षी, तिलोर, मालमुर्डी। ये इसे आड़ती क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में सोवन चिड़िया। सोवन
चिड़िया आदि भी अन्य कई नाम है। चिड़िया आदि। अब इसके अंग्रेजी नाम हो गए, वैज्ञानिक नाम हो गए, क्षेत्रीय नाम हो गए, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये दोस्तों राजस्थान में ये है कहाँ कहाँ, राजस्थान में यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। अब ये एक नंबर है इस पे, ये सर्वाधिक राष्ट्रीय मृग उद्यान, राष्ट्रीय मृग उद्यान, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर यह है। राजस्थान में राज्य पक्षी गोडाउन सर्वाधिक मात्रा में राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है। और इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं अपन, राष्ट्रीय मृग उद्यान के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों क्षेत्रफल है इसका 3162 किलोमीटर। कितना है? 3162 किलोमीटर राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। और ये यहाँ पे गोडाउन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर। ओके। और अगली बात करते हैं अपन इसी राष्ट्रीय मृग उद्यान में आक्कलवुड फॉसिल पार्क, जियोस्म पार्क, आक्कलवुड फॉसिल पार्क। आक्कलवुड फॉसिल पार्क इसी उद्यान में है, इसी उद्यान में है। ठीक है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, क्षेत्रफल 3162 किलोमीटर और आक्कलवुड फॉसिल पार्क है, ये भी राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में है। ओके। अब अपन 2 नंबर पे बात करते हैं इसकी, यह है सोरसन 12। कौन सा है? सोरसन 12। अब सोरसन 12 के बाद में ये एक है सांकलिया अजमेर, सांकलिया या शोखलिया अजमेर में, ये 3 जगह बहुतायत में पाया जाता है। और ये जो सोरसन 12 है, यहाँ गोडाउन के संरक्षण के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग योजना शुरू की है। गोडाउन के संरक्षण के लिए, गोडाउन के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने, गोडाउन के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने सोरसन 12, राज्य सरकार ने सोरसन 12 गोडाउन के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कैप्टिव ब्रीडिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग योजना शुरू की है। और अपन नंबर 3 पे बात करते हैं तो नंबर 3 पे है ये सांकलिया या शोखलिया अजमेर। सांकलिया या शोखलिया
ये कहाँ है? अजमेर। अजमेर। अब दोस्तों बात करते हैं गोडाउन की। अपन ने देखा गोडाउन जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसे राज्य पक्षी का दर्जा मई 1981 में ही मिल गया था। अब इसको वैज्ञानिक नाम की बात करिए अपन ने, तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। फिर इसके अंग्रेजी नाम इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उपनाम में सारंग, राजस्थान का शुतुरमुर्ग, हुकना, सोहन चिड़िया, मालमोरडी जो कि हाड़ौती क्षेत्र में, हुकना, तिलोर, शर्मिला पक्षी और भी अन्य कई क्षेत्रीय नाम है जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर अपन ने बात की कि राजस्थान में गोडावन कहाँ कहाँ पाया जाता है। राजस्थान में गोडावन 3 जगह पाया जाता है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, ये बहुतायत में पाया जाता है। और जैसलमेर राष्ट्रीय मृग उद्यान का क्षेत्रफल 3162 किलोमीटर है और वहां पे आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। इसके बाद सोरसन 12 में राजस्थान सरकार द्वारा कैप्टिव ब्रीडिंग योजना शुरू की है। और उसके बाद सांकलिया या सोखलिया अजमेर में पाए जाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं इसके संरक्षण से संबंधित। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे इसके अपन स्थानों को देखते थे कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके बाद में इसकी प्रजनन स्थली, गोडावन है, इसकी प्रजनन स्थली कौन कहाँ पर है? प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली या प्रजनन स्थली या गोडाउन का प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय। कहाँ होगा? जोधपुर जंतुआलय। ध्यान रखना, जोधपुर जंतुआलय। ओके, अब उसके बारे में अपन बात करेंगे कि वही राजस्थान में इसके संरक्षण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब संरक्षण संबंधित योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षण के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा गोडाउन के संरक्षण के लिए चलाई गई योजना या प्रोजेक्ट ठीक है। अब इसमें अपन बात करते हैं, तो पहले की करेंगे। अब ये बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, बॉम्बे महाराष्ट्र नेचुरल सोसाइटी है ये, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए व वन्यजीव के संरक्षण के लिए कार्यरत है। पहली कौन सी थी? बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी। नेचुरल सोसाइटी, आपको कई ऑप्शन देके ये पूछ सकते हैं उनमें से कौन सोसाइटी गोडाउन के संरक्षण से संबंधित है या नहीं थी। ठीक है। दूसरी अपन बात करेंगे अपने राजस्थान सरकार से। राजस्थान सरकार ने गोडाउन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट बस्टर्ड शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने गोडाउन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट बस्टर्ड शुरू किया है और जिसके अंतर्गत गोडाउन के आवास स्थलों को विकसित किया जा रहा है। आगे मैं चर्चा करता हूं।
राजस्थान सरकार द्वारा गोडाउन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट बस्टर्ड गोडाउन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट बस्टर्ड शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा गोडाउन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट बस्टर्ड शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट बस्टर्ड के अंतर्गत क्या है, जिसके अंतर्गत गोडाउन के आवास स्थलों को गोडाउन के आवास स्थलों को विकसित किया जा रहा है। किया जा रहा है। अब अपन ने राजस्थान सरकार द्वारा गोडाउन के संरक्षण के बारे में बात की, तो इसमें राजस्थान सरकार ने गोडाउन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट बस्टर्ड शुरू किया है, जो कि गोडाउन के आवास स्थलों को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन 3 नंबर पे बात करते हैं, वो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार के प्रयासों के कारण भारत सरकार ने गोडाउन के संरक्षण हेतु एक प्रोजेक्ट कौन सा था, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना बाराकी शोषण क्षेत्र में की गई तथा इसका सैटेलाइट फैसिलिटी सिस्टम बाराकी शोषण में तो इसकी स्थापना की गई कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की, और इसका फैसिलिटी सिस्टम है राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। तो आगे अपन चर्चा करते हैं इसके कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की। राजस्थान सरकार के प्रयासों के कारण भारत सरकार ने गोडाउन के संरक्षण हेतु आगे लिखिए कि राजस्थान सरकार के प्रयासों के कारण भारत सरकार ने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना। राजस्थान सरकार के प्रयासों के कारण भारत सरकार ने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना बारह के शोषण क्षेत्र में की गई। शोषण क्षेत्र में की गई। ठीक है, ये स्थापना हो गई किसकी, कैप्टिव ब्रीडिंग की। किसके लिए, गोडाउन के संरक्षण के लिए। किसके द्वारा की गई, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, कहां पर की गई, ये पूछे तो 12 के शोषण क्षेत्र में। अब ये पूछे इसका, ये कैप्टिव ब्रीडिंग है, इसका फैसिलिटी सिस्टम, सैटेलाइट फैसिलिटी सिस्टम, इसका
सैटेलाइट फैसिलिटी सिस्टम। फैसिलिटी सिस्टम कैप्टिव ब्रीडिंग की स्थापना तो 1612 में की गई और उसका सैटेलाइट फैसिलिटी सिस्टम है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में की जा रही है। जैसलमेर में की जा रही है, यानी इसका सीधा सैटेलाइट से कंट्रोल ये होगा राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर से। अब ये गोडाउन के संरक्षण के लिए जो 3 योजनाएं चलाई गई थी, इनके बारे में अपने अध्ययन किया। लास्ट में राजस्थान सरकार के प्रयासों के कारण भारत सरकार ने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना 12 सोरसन क्षेत्र से की गई और इसका सैटेलाइट फैसिलिटी सिस्टम है वो राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। अब इसके बारे में आगे अपन चर्चा करते हैं कि गोडाउन है, गोडाउन को कौन सी बुक में शामिल किया या कैसी प्रजाति का ये पक्षी है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार लगा लेना। गोडाउन को रेड डाटा बुक की सूची में, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक यानी लाल आंकड़ों की पुस्तक, जो कि विलुप्त प्राय या लुप्त प्राय जातियों के से संबंधित है। गोडाउन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। गोडाउन को रेड डाटा बुक में शामिल किया है, जो कि विलुप्त प्राय या संकटापन या लुप्त प्राय या तो लुप्त हो गई या लुप्त होने के कगार पे हैं। ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है, जो कि गोडाउन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया और ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसके संरक्षण के लिए, इसमें और वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई कार्यक्रम व प्रोजेक्ट योजनाएं चलाई जा रही है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे अपन और नेक्स्ट बात करते हैं। हम बात करेंगे रेड डाटा बुक तक अपनी बात हो गई थी, इसे कौन सी बुक में शामिल किया गया। अब इसके बाद अपन मेन मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि 2020 में ये चर्चा में क्यों है। ये राजस्थान के करंट जीके से रिलेटेड भी है और इसमें एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि 2020 में चर्चा का विषय क्यों रहा। तो ये अपन इस पे अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। चर्चा में क्यों है। अपन गोडाउन की बात करेंगे कि 2020 में ये चर्चा में क्यों है। अब इसके ऊपर अपन बात करते हैं कि ये 2020 में चर्चा का विषय क्यों रहा। अब ये गोडाउन को, अब ये चर्चा के विषय के बारे में अपन बात करते हैं तो गोडाउन को राज्य पक्षी क्या है, गोडाउन। और गोडाउन को 2020 में, गोडाउन को क्या 2020 में CMS
सीएमएस की सूची में शामिल किया गया है, की सूची में शामिल किया गया। ये मुख्य आपका मुख्य पॉइंट है। गोडाउन को 2020 में सीएमएस की सूची में शामिल किया गया है। शामिल किया गया। अब सीएमएस क्या है? सीएमएस है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। आइए चर्चा करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी, SPECIE, माइग्रेटरी प्रजाति, कंजर्वेशन संरक्षण, स्पीसी संरक्षण, प्रजातियों का संरक्षण, प्रवासी। ठीक है, यानी मैं यहां लिख देता हूं प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। ठीक है, ओके। 2020 में गोडाउन को सीएमएस की सूची में शामिल किया, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी, इसमें शामिल किया गया सीएमएस। अब इसका अन्य नाम की बात करें अपन, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी यानी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण होगा। अब इसके बाद एक अन्य नाम और करें, इसका अन्य नाम, सीएमएस का अन्य नाम क्या है? बोन कन्वेंशन, बोन कन्वेंशन। ठीक है, इसका अन्य नाम है बोन कन्वेंशन। ये बोन है, ये जर्मनी का एक स्थान है। बोन जर्मनी का एक स्थान है। ओके, यहां तक अपने गोडाउन के संरक्षण के बारे में, सीएमएस की सूची के बारे में पढ़ा। अब इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, गोडाउन सीएमएस की सूची 2020 में शामिल किया गया और इसके अन्य नाम पढ़ लिए, और ये अन्य नाम में बोन या बोन कन्वेंशन, ये जर्मनी का एक स्थान है। अब राजस्थान, अब क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को किस सूची में शामिल किया गया है? यहाँ स्टार लगा लेना और एक क्वेश्चन नोट कर लेना कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को 2020 में किस सूची में शामिल किया गया? राजस्थान के, ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्य पक्षी गोडाउन को किस सूची में शामिल किया गया है? किस सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन होगा, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को किस सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, अब वो आपको ऑप्शन एग्जामिनर, ये आपको पता है कि एग्जामिनर स्वतंत्र है, वो प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण ये भी ऑप्शन दे सकता है, आपको CNS भी दे सकता है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी, और बोन कन्वेंशन भी दे सकता है, और 3 अलग दे देगा ऑप्शन। तो आपको या तो बोन कन्वेंशन हो, या CMS हो,
या प्रवासी पक्षियों का, प्रवासी प्रजातियों का, सॉरी, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। इनमें से आपको एक ऑप्शन देगा और 3 अलग देगा। ठीक है, तो राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को किस सूची में शामिल किया गया? CMS या प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण या बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन बोन जर्मनी का एक स्थान है, इसके नाम पे रखा है। अब इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं, तो आगे स्टार लगा लीजिए। इसमें गोडाउन के साथ 2 और प्रजातियों को, प्रवासी प्रजातियों को भी शामिल किया गया है। तो ये CMS की सूची में, मैं यहाँ CMS लिख रहा हूँ ओनली, CMS की सूची में या बोन कन्वेंशन सूची बोल सकते हो आप, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित सूची बोल सकते हो। CMS की सूची में गोडाउन एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकल, क्या होगा? बंगाल फ्लोरिकल, ये क्या है? 3 प्रवासी प्रजातियां। बंगाल फ्लोरिकल को CMS की सूची में गोडाउन एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकल को 2020 की प्रवासी प्रजातियों में शामिल किया कि CMS की सूची में गोडाउन एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकल को 2020 की प्रवासी प्रजातियों में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रवासी प्रजातियों में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। अब आगे आपसे वो एग्जामिनर यदि क्वेश्चन पुट अप करेगा तो यहां से ये करेगा, CMS 2020 की सूची में निम्न में से किस प्रजाति को शामिल नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया है तो आपको पता है 3 तो हैं, गोडाउन, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकल। इसके अलावा आपको यदि वो एशियाई शेर दे दे या कुछ भी दे दे, कोई भी प्रजाति, प्रवासी प्रजाति है उसका नाम देगा, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, क्वेश्चन किस टाइप का होगा कि CMS 2020 की सूची में निम्न में से कौन सी प्रवासी प्रजाति शामिल नहीं है? मेरा क्वेश्चन का तरीका देखना, मैंने शामिल नहीं है, यहाँ आप हाईलाइट कर लेना। तो आपको 3 तो इनमें से दे देगा, गोडाउन, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकल, और चौथा ऑप्शन आपको कोई भी प्रवासी प्रजाति से संबंधित दे देगा। तो आपको जो ऑप्शन देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसमें बात करें कि 2020 में चर्चा में क्यों है और गोडाउन को 2020 में कौन सी सूची में शामिल किया? CMS, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण या बोन कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद में इसके अन्य नाम, ये अपन ने बोन कन्वेंशन पढ़ लिया जो कि जर्मनी का एक स्थान इसके नाम पे रखा गया, और राज्य पक्षी को ये गोडाउन के साथ साथ कौन सी 2 प्रजाति उनको शामिल किया? बंगाल फ्लोरिकल और एशियाई शेर। क्वेश्चन ये हो सकता है CMS 2020 की सूची में निम्न में से किस प्रवासी प्रजाति को शामिल नहीं किया गया? तो 3 ये एक ऑप्शन आपको एग्जामिनर अपने सभी के से देगा इन प्रवासी प्रजातियों में से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे चर्चा करता हूं। अब अपन गोडाउन से संबंधित सीएमएस से आगे पढ़ेंगे। तो सीएमएस, अब ये कौन से सम्मेलन में यह सूची जारी की गई, आप अप टू डेट सीक्वेंस से पढ़ते रहिए। सीएमएस, मैं आपको ये सीएमएस ले रहा हूं। आप प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण या बोर्न कन्वेंशन की, या कोई भी 3 नामों में से कोई भी आप नाम ले सकते हैं। सीएमएस कौन से सम्मेलन में यह सूची जारी की गई? सीएमएस को मैं करता हूं। कौन से सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में यह सूची जारी की गई? ये तो आपको पता है कि सीएमएस की सूची कब 2020 में गोडाउन और एशियाई शेर फ्लोरिक्लिन को शामिल किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे, सीएमएस कौन से सम्मेलन में यह सूची जारी की गई? अब ये कौन सा सम्मेलन था, किस संस्थक द्वारा आयोजित होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कौन से सम्मेलन में यह सूची जारी की गई? तो इसका आंसर होगा COP13। COP13 या 13 COP। आप सब जानते हो COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ओके। COP13 ये अब सीएमएस कौन से सम्मेलन में यह सूची जारी की गई? सीएमएस सूची कौन से सम्मेलन में जारी की गई? तो ये 13 COP में जारी की गई, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यह यूएनईपी, ये जो 13 COP है, यह यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों से संबंधित है। अब 13 COP है, ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों से संबंधित है। के तहत वन्य जीवों की प्रजाति से संबंधित है। क्या है ये? यूएनईपी किससे संबंधित है? वन्य जीवों की प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, यूएनईपी। अब आगे अपन बात करते हैं यूएनईपी की। तो आगे नेक्स्ट डालिए यूएनईपी। यूएनईपी पूरा नाम क्या है, ये आपको मैं पूरी इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी ये यूएनईपी है।
अपने गोडाउन के बारे में COP13 सम्मेलन के बारे में चर्चा कर ली थी। आगे अपना था UNEP, और UNEP में अब UNEP का पूरा नाम हो गया था, तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना की बात करेंगे आगे। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। ठीक है, स्थापना 1972 में कहाँ हुई? स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुई। कब हुई? स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत। स्टॉकहोम सम्मेलन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बारे में आगे अपन बात करते हैं कि UNEP है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुई। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण की दिशा में उठाया गया पहला प्रयास था। आगे लिखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण की दिशा में उठाया गया पहला प्रयास था। ठीक है जी। स्टॉकहोम सम्मेलन UNEP, और ये स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना 1972 में हुई, और ये पर्यावरण संरक्षण के की रक्षा के लिए उठाया गया पहला विश्व स्तरीय प्रयास था। अब अपन आगे बात करते हैं इसके हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस है नैरोबी, केन्या। UNEP का हेड ऑफिस, मुख्यालय। ठीक है जी। इसके बारे में UNEP वही है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को 2018 में चैंपियन ऑफ द अवार्ड 2018 से सम्मानित किया है। इसका हेड ऑफिस है वो नैरोबी, केन्या में, और ये पर्यावरण की दिशा में उठाया गया पहला प्रयास था। ठीक है, UNEP वही है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, UNEP वही है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को चैंपियन ऑफ द अर्थ चैंपियन ऑफ द अवार्ड 2018
सम्मानित किया। ये अपने लिए बड़ी गौरव की बात है, जो कि यूएनए की एक विश्व स्तरीय संस्था है। उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रे को चैंपियन ऑफ द अवार्ड 2018 से सम्मानित किया है। इसे बिल्कुल स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। ठीक है, यूएनईपी वही है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रे को चैंपियन ऑफ द अवार्ड 2018 से सम्मानित किया या पुरस्कृत किया। इसके बारे में आगे अपन 13 कोप की बात करते हैं। 13 कोप यूएनईपी का ये 13 कोप है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 13वां सम्मेलन है। इसके बारे में अपन बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे अपन बात करेंगे 13 कोप की। तो 13 कोप क्या है? ये यूएनईपी का 13वां विश्व स्तरीय सम्मेलन था। ठीक है जी। कहाँ पे आयोजित किया गया, कब किया गया और इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी? ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अब मैं अगला टॉपिक है अपना 13 कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये आपको मैंने पहले बता दिया। ठीक है जी। अब ये 13 कोप है, इसका आयोजन कब किया गया? आयोजन 2020 में। इसका 13 कोप का आयोजन 2020 में। 13 कोप का आयोजन 2020 में किया गया। स्थान गांधीनगर, गुजरात में। आपसे पूछे कि 13 कोप यूएनईपी के 13 कोप का आयोजन किस स्थान पे किया गया, तो यह आएगा आपका आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर, गुजरात। ठीक है जी। अब आपका सबसे मोस्ट हाईलाइट क्वेश्चन होगा, वो यहाँ पे ये पुटअप होता है कि ये 13 कोप है यूएनईपी का, जो 13 कोप है इसका शुभंकर किसे माना गया या किस जीव को बनाया गया, किस वन्य जीव को बनाया गया? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका शुभंकर, शुभंकर है इसका गोडावन। ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गोडावन। ठीक है जी। इसका 13 कोप है, इसका शुभंकर गोडावन को बनाया गया। और 13 कोप की जो सीएमएस सूची है 2020 में जारी की गई थी, इसमें 3 प्रवासी प्रजातियों को शामिल किया है, गोडावन, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकल। ठीक है जी। अब इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। विश्व में पर्यावरण से संबंधित ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, तो आगे अपन चर्चा करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन पर। तो लिखिए स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन की अपन चर्चा करेंगे। तो विश्व में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, विश्व में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये पहला विश्व स्तरीय प्रयास था। लिखिए आप, विश्व में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, विश्व में पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित पहला विश्व स्तरीय प्रयास, पहला विश्व स्तरीय प्रयास था। ठीक है जी। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन में। तो यहीं पर स्टॉकहोम सम्मेलन पर, यही जो स्टॉकहोम जगह है, यहीं पर यूएनईपी की स्थापना हुई थी। यहीं पर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई थी। इस सम्मेलन के तहत हुई, स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है जी। अब विश्व पर्यावरण दिवस का ये सबसे मोस्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, इसकी घोषणा भी स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। तो नोट डाउन करके लिखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। मनाया जाता है, इसकी घोषणा भी स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुई। स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुई, ठीक है जी। ये आपने पढ़ लिया स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। अब इसके बारे में मैं गोडाउन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपसे साझा कर रहा हूँ। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन आगे बात करें गोडाउन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे अपन चर्चा करेंगे। गोडाउन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है जी। अब अपन गोडाउन से इसके कोप 13 और ये प्रवासी प्रजातियों में कौन सी सूची में शामिल किया गया, कब किया गया, इसके बारे में अब आगे अपन बात करेंगे। गोडाउन संबंधित महत्वपूर्ण। गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1980 में जयपुर में आयोजित किया गया था। गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो हम नोट डाउन करते जाइए। गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब? 1980 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1980 में। 1980 में कहाँ किया गया आयोजित? जयपुर में। जयपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है जी। अब इसके बारे में अगली और जानकारी है वो ये है कि 1980 में गोडाउन पर 2 रुपए और 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया। 1980 में गोडाउन पर 2 रुपए 30 पैसे, 2 रुपए और 30 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है जी। और इसके बारे में अगले स्टेप पे अपन चर्चा करते हैं। तो इसका जो मारवाड़ी नाम है वो गुंजन है और इसे गुदलमेर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका ये मारवाड़ी नाम,
इसका मारवाड़ी नाम, यानी मारवाड़ में इसे किस नाम से जाना जाता है, और एक इसका नाम बुदनमेर भी है। मारवाड़ में ये गोडावन भी कहते हैं और वैसे गुंजन, गुंजन, और अलग एक नाम है बुदनमेर, जो कि इसका अन्य क्षेत्रीय नाम है, और मारवाड़ में से गुंजन के नाम से जाना जाता है। और हार्डोती क्षेत्र में से मालमोरडी, और इसको मैंने आपको बता दिया था प्रारंभ में, शर्मिला पक्षी, राजस्थान का शुतुरमुर्ग आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। अब प्रमुख भोजन, अब ये आगे आएगा, इसका प्रमुख भोजन क्या है, प्रमुख भोजन, अब इसका प्रमुख भोजन है तारामीरा, तारामीरा और मूंगफली, तारामीरा और मूंगफली, ठीक है जी। अब आगे अपन बात करेंगे कि इस पे कौन सी फिल्म बन चुकी है। गोडाउन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुकी है, वो कौन सी है, इन सर्च ऑफ गोडाउन, इन सर्च ऑफ गोडाउन, ठीक है। और ये फिल्म, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर हैं, गोडाउन पे कौन सी फिल्म बन चुकी है, इन सर्च ऑफ गोडाउन, और इसके डायरेक्टर हैं वीपी गर्ग। और ये बड़ी सी की बात है कि ये जो फिल्म है इसे अमेरिका ने पुरस्कृत किया है, अमेरिका, देखो कितने सौभाग्य की बात है कि जो अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है, इस पे एक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है इन सर्च ऑफ गोडाउन, और इसके डायरेक्टर हैं वीपी गर्ग, और इस फिल्म को अमेरिका द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है, इसे अमेरिका द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है, ठीक है जी। और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो कि अपने गोडाउन पर बनाई गई। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी, गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1980 में जयपुर में, 1980 में ही गोडाउन पर 2 रुपये 30 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ, और इसका मारवाड़ नाम गुंजन है, और इसे एक बुदनमेर एक क्षेत्रीय नाम से भी जाना जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं इसके भोजन की, तो इसका प्रमुख भोजन है तारामीरा या मूंगफली। फिल्म गोडाउन पे इन सर्च ऑफ गोडाउन फिल्म बनी है, जो कि वीपी गर्ग इसके डायरेक्टर थे, और इस फिल्म को अमेरिका द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। तो दोस्तों आज हमने गोडाउन के बारे में ये जो जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा की, और मेरा पूरा प्रयास है कि एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को, राज शिक्षा दीक्षा एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और एक ज़रूरी सूचना यह है कि आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य करें, और आपके शिकायत एवं सुझाव जो भी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दें, ठीक है जी। थैंक यू, और आपकी इजाज़त हो, अब आप मुझे जाने की कृपया करें। और आप इसे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, इनके माध्यम से आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अपने जो प्रतिभागी हैं, विद्यार्थी हैं, इनको शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। और मैं इस चैनल पे जल्द ही राजनीति विज्ञान और राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर, इनसे रिलेटेड सारी क्लासें आपको मैं अपडेट करवाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, अब आपकी इजाज़त हो, थैंक यू।